नमस्कार, मैं विज्ञान प्रकाश। एक ऐसे मसले पर फिर आज मैं वापस हूं। ऐसा लग रहा है कि पुराने मुद्दे अब नई सरकार के समय में मैं उठा रहा हूं। पावर यानी कि पॉलिटिकल पावर नहीं, लेकिन बिजली, रोशनी, जिससे ये स्टूडियो की लाइटें इस वक्त जली हुई हैं। और मैं बड़े इस वक्त से इस बात को कहता आया हूं कि जो पावर में होते हैं, यानी कि सत्ता वाली पावर में होते हैं, वो अगर ये रोशनी वाली पावर के साथ मजाक करते हैं या खिलवाड़ करते हैं तो उनकी सत्ता वाली पावर जो है वो चली जाती है। ये तमाम आकलन है जो इस बात को पिछले 15 वर्षों के बारे में तो मैं इत्मीनान से कह सकता हूं कि साबित करते हैं। बहुत बढ़िया 4 एक्सपर्ट्स हैं हमारे साथ। इनमें से 3 से मैं आपको तुरंत मिलाता हूं। जरा इनको सुनिएगा और समझिएगा। तमाम प्रोग्राम्स आपने मेरे पावर यानी कि बिजली और ऊर्जा से जुड़े मसले पर पहले देखे हैं। हम फिर कोशिश करेंगे जानने समझने के लिए कि आप थोड़ा सा इसको समझें। बड़ी विनम्र मेरी हमेशा आपसे विनती निवेदन होती है कि आप लोगों के ही विषय हैं, जरा इसको समझें। आपके घर में बिजली नहीं आ रही तो मेरा कार्यक्रम भी आप तक नहीं पहुंच पाएगा। हकीकत इतनी ही कड़वी है। नरेंद्र तनेजा हमारे साथ मौजूद है। मजाक में मैं इनसे कह रहा था कि अब ये बीजेपी वाले हो चुके हैं। ये कन्वीनर हैं एनर्जी सेल के भारतीय जनता पार्टी के। विनय कुमार मित्तल साहब हमारे मौजूद हैं, जो कि पार पर उन्होंने बहुत काम किया है। इनकी ही रिसर्च पर आधारित था अरविंद केजरीवाल का फैसला 50% टैरिफ को, बिजली की दरों को कम करने का। राजीव ककारिया साहब हमारे साथ हैं, वो भी एक पार एक्सपर्ट है। हम इन सबसे समझने की कोशिश करेंगे। कुछ देर में किरण वालिया हमारे साथ होंगी, जो कि कांग्रेस की नेता है दिल्ली में। सबसे पहले मैं आपको ये रिपोर्ट दिखाता हूं जो जमीनी हकीकत आपको बता रही है। त्राही त्राही है। मैं गाड़ी में आ रहा था तो रेडियो स्टेशंस पर तमाम कैंपेन चल रहे हैं। बिजली के बगैर, पानी के बगैर, सड़क के बगैर कोई नहीं जी सकता बदलते हिंदुस्तान में। देखिए दिल्ली वाले किस दर्द से, 40 से ज्यादा डिग्री के लगातार टेम्परेचर में किस दर्द से गुजर रहे हैं। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में बिजली कटौती से बेहाल लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं दिल्ली रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन मांग कर रहा है कि बिजली कंपनियों पर जुर्माना लगाया जाए। लेकिन दिल्ली विद्युत नियामक आयोग के दफ्तर में ताला पड़ा है। दिल्ली रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ये याद दिला रहा है कि 2009 में भी ऐसी कटौती के समय बिजली कंपनियों को जुर्माना भरना पड़ा था। डीआरसी 2009 के अंदर ऑलरेडी एक डिस्कॉम के ऊपर 1 करोड़ 68 लाख रुपए की पेनल्टी डाल चुकी है और उसके सीईओ के ऊपर 1 लाख रुपए की पेनल्टी डाल चुकी है लोड शेडिंग को लेके। आज दिल्ली की जनता अगर कहीं फ़ोन करती है, पहली चीज़ वहाँ पे कंज्यूमर का फ़ोन पिक नहीं होता, क्यू के अंदर है, कतार में है आप। डीआरसी कह रहा है कि हम उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे और बताएंगे, बट एक्चुअली जो परेशानी है वो लाई करती है स्टेट गवर्नमेंट के पास, जो पावर सेक्रेटरी के पास। फिलहाल दिल्ली में 2 से 8 घंटे तक बिजली कटौती हो रही है, और वो भी बिना शेड्यूल के। आलम यह है कि दिल्ली के लोग इससे बचने के लिए बाहर की ओर रुख कर रहे हैं। मालवीय नगर के रहने वाले 65 साल के अशोक प्रभाकर को पूरे परिवार के साथ 15 जून से बाहर जाना था, लेकिन इस कटौती से परेशान परिवार के दूसरे लोग पहले ही बाहर चले गए। इनफैक्ट क्या है कि हम लोगों का प्रोग्राम था कि 15 जून के बाद बाहर हिल स्टेशन पे कभी जाएंगे, लेकिन हालत ये हो गई कि 3-4 दिन से इतनी ज़्यादा बिजली जा रही है और 3-3, 4-4 घंटे बिजली चली जाती है। तो बच्चों ने सोचा कि भाई हम तो चलते हैं, अभी चलते हैं, बल्कि वो उन्होंने अपना प्रोग्राम एडवांस में कर लिया। नेता बिजली कटौती पर राजनीति कर रहे हैं। कुछ लोग डीईआरसी से लेकर अदालत तक में याचिका दायर करने की सोच रहे हैं, लेकिन राजधानी में बिजली की ऐसी कटौती नई सरकार के लिए चुनौती बन गई है। नई दिल्ली से कैमरामैन जगदीश प्रकाश के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना कि कुल मिलाकर समस्या क्या है और इसका समाधान क्या है। बिजली की सियासी लड़ाई आज की नहीं है। जो मौजूदा पावर मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल साहब, वो शीला दीक्षित के उस समय की सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो आम आदमी की पार्टी की जो सरकार रही है 49 दिनों के लिए, उससे सवाल पूछ रहा है। लेकिन वाकई बिजली की समस्या क्या है? 2 बातें मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट कर दूं। पहला कि ये हर बार होने वाली समस्या है, और दूसरा ये कि इसका लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन क्या है, ये अभी भी
नहीं मिल पा रहा है। नरेंद्र तनेजा, अब क्या करेंगे? क्योंकि बीच में अपने व्यूअर्स को भी बताना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट का निर्देश था जिसने बिजली कंपनियों को मना किया था, डिस्कॉम्स को, कि आप बिजली नहीं काटिएगा, इसीलिए आपको मार्च में बिजली की उतनी कमी नहीं महसूस हुई। मेरे जैसा व्यक्ति लगातार पहले कह रहा था कि एक बार सुप्रीम कोर्ट का ये निर्देश की समय सीमा चली जाएगी तो दिल्ली में भयानक पावर कट्स की स्थिति आ जाएगी, जो कि आ गई है। मैं ये ऐसे नहीं पूछूंगा ये सवाल आपसे कि नरेंद्र आपकी सरकार है, और लेकिन प्रॉब्लम कैसे एड्रेस की जाए? देखिए, जो आज दिल्ली की स्थिति बनी हुई है और बल्कि देश के अन्य कई हिस्सों में भी बनी हुई है, वो बिल्कुल, जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत एज एन एनर्जी एक्सपर्ट मेरा जो असेसमेंट था, एक्सपेक्टेड लाइन। हाँ, बिल्कुल एक्सपेक्टेड। सही बात है, यहाँ पर हमने इस पे बहुत चर्चा की। एक्सपेक्टेड लाइन, जिस हिसाब से जितना निवेश करना चाहिए था ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पे, वो नहीं हुआ। जितना मॉडर्नाइजेशन करना चाहिए था, वो नहीं हुआ। जिस हिसाब से हमारे दिल्ली और एनसीआर की आबादी बढ़ी, और जिस हिसाब से आबादी के साथ साथ अहम बात यह है कि लोगों की जरूरत बढ़ी। बिजली पहले एक जमाने में जब हमारा देश आजाद हुआ था, पूरे देश में 1360 मेगावाट बिजली बनती थी। 1360 मेगावाट, सिर्फ इतनी बिजली जिससे पूर्वी दिल्ली को आज जितनी खपत होती है, पूरे भारत में इतनी बिजली खर्च होती थी। अब क्या हुआ? आज से 10 साल पहले भी ये माना जाता था भाई एयर कंडीशनर है या वॉशिंग मशीन है, ये मिडिल क्लास की चीजें हैं। आज हर व्यक्ति के पास ये चीज लगी हुई है। तो खपत बढ़ी है। तो नहीं, खपत नहीं, शैली, जीवन शैली बढ़ गई। जीवन शैली इस तरीके की होगी जिसमें बिजली का रोल जो है वो बहुत अहम हो गया। उसके हिसाब से सरकार उस तेजी से नहीं चल पाई, उस हिसाब से निवेश नहीं हुए, उस हिसाब से प्लानिंग नहीं। उसके साथ में क्या हुआ? जिस हिसाब से हमने रेगुलेटरी बोर्ड दिल्ली में बनाया, वो सक्षम ही नहीं है, उनके पास लोग ही नहीं है, वो रेगुलेट कर ही नहीं पाता। दूसरी तरफ हमने जो डिस्कॉम्स बनाए, डिस्कॉम्स को जिस हिसाब से काम करना चाहिए था, जो पारदर्शिता से काम करना चाहिए था, वो नहीं कर पाए। उनका जो नजरिया बिल्कुल फर्क रहा। इसके साथ में ये हुआ कि जहां जहां हमको ट्रांसमिशन लॉसेस की जब बात होती है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉस से चोरी रोकनी चाहिए थी, वो हमने नहीं रोकी। हमने कहा यहाँ एक विशेष समुदाय रहता है, यहाँ बिजली वाले कभी नहीं जाएंगे, यहाँ पे खास किस्म के लोग हैं, वोट बैंक है, यहाँ पे बिजली देनी है, चाहे वो पेमेंट करें या ना करें। तो कुल मिलाकर के जो इनडिसिप्लिन था, पावर इनडिसिप्लिन, वो इतना व्यापक हो गया और उसका इतना राजनीतिकरण हो गया। आज जो आपके सामने आ रहा है, तो दो चीजें मुख्य हैं। एक तरफ तो बिजली जो है वो हर आदमी को लगता है उसका हक है, अधिकार है, और अधिकार खाली इसलिए नहीं कि घर में बल्ब जले। दिल्ली में अधिकार है कि घर में एसी चले, जबकि पूरी उत्तर प्रदेश में उनको बिजली का एक बल्ब नहीं मिल रहा, वो अलग बात। 40 करोड़ लोगों के घर में एक बल्ब नहीं जलता, वो बात अलग। लेकिन दिल्ली के लोग ये मानते हैं, गरीब से गरीब, कि उसके घर में भी जो है 4-5 बल्ब भी चले, कूलर भी उसका चले, संभव है एसी चले। तो कुल मिलाकर ये जो एस्पिरेशंस हैं, और दूसरी तरफ जिस हिसाब से सुधार होने थे, क्यों ना हो नरेंद्र तनेजा, ये एस्पिरेशंस क्यों ना हो? क्योंकि पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों के बीच, जो उन गांवों से जब मैं गुजरा, वहां पर मैंने बिजली की स्थिति देखी, तो सही बात है, उनको तो एक बल्ब नहीं। आपने बिल्कुल अभिज्ञान बात की। मैं कहता हूं कि पूरे देश में एस्पिरेशन होनी चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, और उस हिसाब से तैयारी होनी चाहिए। लेकिन उस हिसाब से कुल मिलाकर के पावर सेक्टर में डिसिप्लिन भी होना चाहिए। और डिसिप्लिन शुरू कहां से होता है? सरकार से शुरू होता है। सरकार के स्तर पे ही पावर डिसिप्लिन नहीं है। सरकार के स्तर पे जो है एक तरह का होना चाहिए, जिसको एम्पावरमेंट होना चाहिए सरकार का खुद का, वो नहीं है। कुल मिला के ये है, ये सब लोग जानते हैं, हमारे संविधान के मुताबिक पावर जो है स्टेट सब्जेक्ट। लेकिन तमाम ऐसी स्टेट्स हैं, जिसमें दिल्ली वेब शामिल है, जो लगता है सक्षम ही नहीं है कि उसके जो जिम्मेदारी जो उनको दी गई है संविधान के अंतर्गत, उसका अगर वो सक्षम होते तो दिल्ली जो देश की राजधानी है, उसका ये हाल नहीं होता जो आज हुआ पड़ा है। प्रॉब्लम क्या है और सोल्यूशन क्या है? प्रॉब्लम को ना समझना है। हाँ, जो सरकार जब से पिछले साल से रही है, वो उन्होंने समझने की कोशिश ही नहीं की प्रॉब्लम कैसे है। हाँ। जैसे अभी आपने देखा 2009 से भी बता दिया था, ये बताते हैं कि अब जाके हुआ है। ये 15 दिन में बीजेपी ने नहीं करवा दिया है, कुछ नहीं। ये 10-12 साल से जो इनिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर जो था, जो इन्वेस्टमेंट था, आपने डिस्कॉम्स को इतने ऐसे लेके आए सामने, उन्होंने उनको नॉमिनेट कर दिया, कोई ओपन टेंडरिंग सिस्टम नहीं था, उनको पूरा हक दे दिया, सारी हमारी बिल्डिंग्स दे दी, प्रॉपर्टीज दे दी, सब कुछ दे दिया। जबकि पेंडिंग जितना मटेरियल, जितना डीवीबी का था, वो सब कुछ दे दिया। तो हम सोचते थे काम ठीक हो जाएगा। उसके बाद ये सिर्फ इंक्रीज चाहते रहे, बट इंफ्रास्ट्रक्चर ROI 16% ROI इनको मिलता है, वो भी हमारे बाद में जाके हमारे बिलों में ही जुड़ता है। बहुत महंगी बिजली है, बिजली चोरी रुक गई, बट हमारे को कहीं पे भी समाधान नहीं मिला। बोलते हैं कि ये कुछ ही महीने की बात है। मैं ये आज 2 कटिंग्स लेके आया। 2009 की बात आपने सुन ली थी, 2013 में भी इतने ही बड़े पावर कट्स हुए थे इन द मंथ ऑफ, ये 30 तारीख का है और ये
सही बात है, मैं ये बताना चाह रहा था, बिल्कुल सही बात है। तो आप बहुत अच्छा पॉइंट रेज करें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये अभी हो गए या इस बार हो गए, बिल्कुल सही बात है। सो ये सब जो चीज़ें हैं, और हम लोग RWAs और जितने जो एक्टिविस्ट हैं, जो लोग समझते हैं इस पूरी इशू को, वो लोग सब शुरू से बोल रहे थे, बट सरकार एकदम बहरी हो गई थी। और मेरा सबसे बड़ी शिकायत जो है वो DERC से है। मैं नंबर 1 DERC को बोलूंगा, उसके बाद गवर्नमेंट को बोलूंगा, उसके बाद डिस्कॉम्स को बोलूंगा शायद। सबसे बड़ी शिकायत DERC तक। मित्तल साहब, फिर क्या करें? आप वो जो मूल सुझाव था कि 50% आप बिजली के दर कम कर दिए अरविंद केजरीवाल को, वो सुझाव आपने दिया था। उस समय भी आपकी हमारी तमाम प्रोग्राम से बहस हुई थी कि इकोनॉमिक्स को देखते हुए जो पावर डिसिप्लिन की नरेंद्र जैसे लोग बहुत लंबे वक्त से बात कर रहे हैं, क्या यह संभव है? वो हुआ, उसके बाद केजरीवाल साहब नहीं रहे सरकार में। अब घूम फिर कर हम वापस उसी सिचुएशन में आ गए जो इन्होंने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया, इसी समय में पिछले साल थी। देखिए, ऐसा है कि जो 50% पावर टैरिफ में सब्सिडी है वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को देनी पड़ेगी और देनी चाहिए। वो हमारा ओरिजिनल प्रपोजल था, वो आज भी है। ठीक है। मुद्दे क्या हैं? देखिए, मुद्दा इसके अंदर है कि 2 हिस्से हैं। इस देश के अंदर आज की जनरेशन कैपेसिटी जो है उसके हिसाब से ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन कैपेसिटी नहीं है। करीबन 35% का शॉर्टफॉल है कंट्री वाइड, 35% का। अगर आप दिल्ली की बात लें तो पिछले 8 साल के अंदर आपका दिल्ली ट्रांसमिशन कंपनी जो ट्रांसमिशन करती है बिजली का 220 किलो वोल्ट के ऊपर 440 किलो वोल्ट के ऊपर, जो एक्स्ट्रा हाई टेंशन हम कहते हैं, वो दिल्ली सरकार की अपनी कंपनी है। उसका इस्तेमाल ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, जो 3 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी इसका इस्तेमाल करती हैं पावर व्हीलिंग कराने के लिए अक्रॉस द स्टेट्स, पावर ग्रिड के ऊपर और दिल्ली के अंदर जो ग्रिड तक एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज स्टेशन तक लाने के लिए इस्तेमाल होता है दिल्ली ट्रांसमिशन कंपनी का। पिछले 10 साल के अंदर अगर आप रिपोर्ट पढ़ें, CAG वगैरह की रिपोर्ट पढ़ें, तो इन्होंने दिल्ली में पावर कंजम्पशन 2.5 गुने से ज़्यादा बढ़ गया है। और जो एडिशन हुई है कैपेसिटी की 400 मेगावाट की हुई है खाली। तो ये नेटवर्क कोलैप्स होना था, वो ब्लेम दे दीजिए आप, अंधड़ आ गया, ये हो गया, एक तो बात वो है ही। साथ में डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो हैं उनको जितना इन्वेस्टमेंट करना था इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथन करने के लिए, वो उन्होंने नहीं किया। 5 रुपए का दिखाया, 15 रुपए का वगैरह वगैरह, वो बात की बात है, वो अलग मसला है। और दिखाया कि हमारे करीबन 12-13 हज़ार करोड़ का हमें अभी घाटा पिछले 7-8 साल में हो गया है। हमारे पास पैसा नहीं है उस नेटवर्क आप कह रहे हैं कि उनको जो पैसा कमाकर वापस डालना चाहिए था। एक आपका वो पॉइंट मैं आऊंगा सारे पॉइंट पे आऊंगा। किरण वालिया, अब यहां पर पीयूष गोयल जो भारतीय जनता पार्टी के मिनिस्टर हैं मोदी गवर्नमेंट में, वो सीधा कह रहे हैं कि इस सिचुएशन के लिए आपकी जो शीला दीक्षित की सरकार थी वो रिस्पॉन्सिबल है। ये पीयूष गोयल का बयान है आप लोगों के लिए। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा बेबुनियाद बात कोई हो नहीं सकती। क्यों? शीला दीक्षित जी की सरकार को 15 साल बार बार जो जनता ने अपना समर्थन दिया भारी बहुमत से, वो इसीलिए दिया कि इन तमाम परिस्थितियों को जो 1993 से 98 तक जब दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और हाहाकार मचा हुआ था, अफसरों के अब उपलब्ध होते नहीं थे दफ्तरों में और लोग कभी वहां पर पत्थर फेंकते थे और किस किस तरह के हालात होते थे, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बदल जाती थी। उस स्थिति से दिल्ली को निकालकर, सब जानते हैं अच्छे से, सिर्फ आपके चैनल की बात नहीं है, सब मुंह से कह रहे हैं, सब जबानी कह रहे हैं कि वो कहाँ गए वो दिन। तो ऐसी परिस्थिति में कैसे भी बिजली महंगी खरीदो, कैसे भी करो, दिल्ली में बिजली उपलब्ध कराई। जो यहाँ पर जनरेटर्स बस करते थे सारे बाजारों में, जो इन्वर्टर्स थे लोगों ने खरीदने बंद कर दिए, इन्वर्टर्स की मार्केट खत्म हो गई। जो 7 बजे दुकानें बंद होती थी उनको इजाजत दे दी गई 10 बजे तक बेशक चलाएं। सर्विस सेक्टर दिल्ली में आया, तो पूरे विकास में और इंफ्रास्ट्रक्चर में और कैसे भी उपलब्ध कराना, ये हम लोगों ने ठाना हुआ था। यहाँ तक कि स्लम्स में जनाब, तो प्रॉब्लम है, ये जो कैसे ठेकेदारी पर बिजली प्रॉब्लम हो गई। गिरती थी, स्लम्स में हमने किरण वालिया जी, कीचड़ करते थे, वो लोग भी मीटर पे हमने करा। हाँ। और एक बात सुनिए, हाँ। जो ट्रांसमिशन लाइंस की आप बात कर रहे हैं, उसके लिए एक समर एक्शन प्लान होता है फरवरी के महीने में। उसके तमाम कितनी जो हमारी पीक पॉइंट पर बिजली कहाँ कैसे उपलब्ध होगी, उसका पूरा बिंदु से बिंदु तक प्लान
पूरा का पूरा फॉर्मुलेट किया जाता है। इस बार आम आदमी पार्टी ने अपने महत्वाकांक्षी होने के नाते जिस तरह से भी यहाँ पे जिसे कहे कि बहुत ही लापरवाही के साथ एक सरकार छोड़ गई, तो मैं बहुत ही ब्रिटिश अंडरस्टेटमेंट का प्रयोग कर रही हूँ, और यहाँ से भाग गए। तो उन्होंने क्या करा, एक लुभावनी वादे कि आपको 50% बिजली अक्रॉस द बोर्ड सबको कम राहत मिलेगी। उससे आ गए वो कि सिर्फ ये वहाँ पे 200 यूनिट्स और 400 यूनिट्स तक, फिर आ गए इस पर कि जिन्होंने हमारा साथ दिया। किरण जी, तो मैं माफी जनाब, चाहूंगा, ये आपको कह रही रोक हूँ, रहा हूँ। ना हम वो तो बीच में- आम आदमी पार्टी का के 50% दर कम करने का जो हिसाब है वो तो आम आदमी पार्टी और अरविंद बीच केजरीवाल को में देना ऐसे- पड़ेगा। लेकिन हम आप बहुत में अच्छी कैसी बहस करते हैं, मैं सरकार आई? आपकी बहस का स्तर नहीं गिराना बीच चाहता, में लेकिन मैं इतना जनाब, जरूर एक कहना ऐसी चाहता हूं सरकार कि आई। अगर वास्तव में इतना अच्छा काम 10 साल में हुआ था तो ये 10 दिन में उड़ गया। कैसा काम किया था कि 10 दिन में एक नई सरकार आई केंद्र में, राज्य में भी नहीं, और सब उड़ गया। पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो उस 10 साल की जो बात कही जा रही है उसके अंदर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के जितना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए था वो नहीं हुआ। उसके अलावा जो पारदर्शिता लानी चाहिए थी, पारदर्शिता तो वहां जीरो थी। जिस हिसाब से उन कंपनियों को ठेके दिए गए थे, अधिकार दिया गया था, उसमें कोई पारदर्शिता नहीं थी। आप कहीं भी चले, ये पूरा विश्व पर कैंपेन है, लोग बताते हैं वहां क्या क्या होता है। अगर मान लिया जो रेगुलेटरी बोर्ड अगर जो है एम्पावर्ड फुल्ली नहीं था, उसके लिए कौन दोषी है? क्या उसके लिए पाकिस्तान दोषी है या चीन दोषी है ना? केंद्र में तो सरकार इन्हीं की थी और दिल्ली में भी सरकार इन्हीं की थी। आम आदमी पार्टी ने 49 डेज में बिल्कुल कहा ढाया, इसमें कोई दो राय नहीं, मैं पूरी तरह सहमत हूं, वो भी इन्हीं की सरकार थी। लेकिन मैं उस बहस में नहीं पढ़ना चाहता। मेरा यह कहना है कि जितना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए था और जिस हिसाब से दिल्ली की आबादी बढ़ी, दिल्ली की डिमांड बढ़ी, दिल्ली के लोगों की एस्पिरेशंस बढ़ी, उस पर ये खरे नहीं उतरे, उसी का नतीजा है। मैं वापस आऊंगा अपने एक पॉइंट पर जो नरेंद्र कह रहे हैं। अब ये कन्वीनर है भारतीय जनता पार्टी के एनर्जी सेल के। मेरा पॉइंट ये है, आपने बीच में एक लाइन इस्तेमाल की, मैं पावर पर बहुत कार्यक्रम कर चुका हूं और ये सारे एक्सपर्ट्स उसमें मौजूद हैं, कि कहीं से भी बिजली उपलब्ध कराना। फंडामेंटली लगता है कि प्रॉब्लम वहां से शुरू हुई कि इस पॉकेट को बिजली चाहिए, इस पॉकेट को उपलब्ध कराइए। हमको नहीं भूलना चाहिए कि नॉर्दर्न ग्रिड उस समय कोलैप्स हो गया था यहां पर, जब उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों पर आरोप लगा अपने अधिकार से ज्यादा बिजली विड्रॉ कर लेने का। तो आप लोगों को नहीं लगता कि आपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम नहीं किया, बिजली जैसे तैसे करके लोगों को दिला दी और वहीं से सारी गड़बड़ी लॉन्ग टर्म के लिए बनती चली गई? किरण वालिया जी। मैं तो ये कहूंगी कि जो इस समय बड़े बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं, वो जो सारी समस्याएं हैं, उन सभी समस्याओं के ऊपर फ्रंटली एड्रेस करने की, उनको अटैक करने की पूरी कोशिश की गई। तभी तो जनाब आपके चैनल्स आज कितनी मुद्दत के बाद पावर के इशू को लेकर हम सबको बुला रहे हैं। कहाँ पावर के इशू पर कहीं डिस्कशंस होती थी चैनल्स पर? सब जानते हैं दिल्ली वाले, और वो मैंने फिर से बहुत कह किया रहे किरण जी हैं कि इस हम कार्यक्रम लोग के। किरण वालिया जी, चूंकि आपने ये कह दिया है तो इस कार्यक्रम के अंत में एक छोटा सा पैकेज मैं आपको दिखाऊंगा, आप भी देखिएगा। वो सिर्फ ये साबित करने के लिए है कि पावर हो, इन्फ्लेशन हो, इस तरह के विषयों में मैं रुचि रखता हूं। उस पर बहुत बहस की है मैंने, तो कतई भी पहली बार नहीं हो रही है। इसके एविडेंस मैं आपको शो के अंत में दिखाऊंगा। जब 1998 में हम आए जी, तो हर 1800 ट्रांसफॉर्मर्स जल जाया करते थे। हमारे टाइम पे केवल ऑन रिकॉर्ड 18 ट्रांसफॉर्मर्स बन हुए। इंफ्रास्ट्रक्चर पर, उन बुनियादी ढांचे के ऊपर जो जोर दिया गया वो अब नहीं है। कभी खंबे जल रहे हैं, कभी ट्रांसफॉर्मर जल रहे हैं। हमने हर ग्रिड को पूरे शहर में उसको आगे, उसका पोटेंशियल हमने बढ़ाया। हम लोगों ने ढांचा आपने बवाना बनाया में था जो कि इतनी प्लांट जल्दी स्थापित नष्ट होने किया, लगा? चलिए मैं एक मिनट मैं मित्तल साहब को लाऊंगा। एक मिनट मित्तल साहब को लाऊंगा, ये मेरी समझ में आ रहा है। लगातार काम होना चाहिए था। हाँ, अब उसमें जो बाधा आई है, बिल्कुल और बिल्कुल उस वजह के लिए जो आज दिल्ली में हालात हो रहे ठीक है, आप 1998 से लेकर किरण वालिया जी चल रही है। मेरा पॉइंट ये है कि भाई 15 साल ही देखिए, चलिए उससे पीछे बजे। मित्तल साहब, प्रॉब्लम क्या है? मतलब मैं आपकी सरकार जो 49 दिन रही उसको दोषी मानूं, इनकी अब सरकार दिल्ली में है उसको दोषी मानूं, 15 साल जो है वो शीला दीक्षित की सरकार उसको दोषी मानूं। दिल्ली वाले कह रहे हैं कि कैपेसिटी ये दिल्ली इशू में पॉलिटिक्स का नहीं है। मैं यहाँ पॉलिटिक्स की डिस्कोर्स के लिए नहीं आया हूँ डिस्कशन में। मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर बात करूंगा जो भी है। जी प्लीज। और लेट्स, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स को डिफ्लेट नहीं कर सकता है। हाँ। देखिए, ये फैक्ट ये है कि दिल्ली ट्रांसमिशन कंपनी को डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज ने पैसा नहीं दिया, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज कहती हैं हमें घाटा है, 11-12 हज़ार 13 हज़ार करोड़ का घाटा है, इसलिए हम जो है पैसा नहीं दे पा रहे हैं। दिल्ली ट्रांस को, जो ट्रांसमिशन कंपनी है 220 kVA और 440 kV वाली जो ट्रांसमिशन करती है,
उसके बाद पैसा नहीं था मॉडर्नाइज करने के लिए, लोड बढ़ गया 2.5 गुने से ज्यादा, स्ट्रक्चर कोलैप्स होना था। इसमें कोई आज ही तो फॉरग्राउंड कंक्लूजन था, उसके बारे में पास में भी कह चुका हूं। सिमिलरली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज ने रोया कि हमारे पास पैसा नहीं है, इसलिए हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च नहीं कर पा रहे अपग्रेड करने के लिए। वो बात कहां तक सही है, कहां तक गलत है, मैं एक लेकिन मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूं। आप लोगों ने उस समय, मैं आप लोगों से मतलब पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूं, उसको आप उस तरह से नहीं लीजिएगा। उस समय ये मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, आम आदमी पार्टी की सरकार जब बन रही थी, उन्होंने जनता को समझाने का जो आधार दिया 50% बिजली की दर, हाँ, उसका भी मैं जवाब देता हूं। उसमें उन्होंने कहा कि जो कंपनियां बनाकर अपनी सिस्टर कंपनियों के माध्यम से बिजली बेच दी जाती, मैं उसका जवाब आपको यही देता हूं। उसी का जवाब मैं आपको देता हूं। हाँ, जरूर जरूर जवाब दीजिएगा। आप कहीं मत जाइएगा, यह आपकी बहस है, जरा इसको समझिए, सुनिए। ये रोशनी में बैठकर बहस कर रहा हूं, यह आपकी बहस है। यह रोशनी आपको भी चाहिए, अकेले किसी माध्यम से इस टेलीविजन स्टूडियो में आने वाली रोशनी से कोई फर्क नहीं पड़ता। रोशनी आपको अपने घरों में भी चाहिए, इसलिए जरा इस बहस को सुनते रहिए। मैं वापस आ रहा हूं।